नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अहमदनगर का किला का सारांश। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये अहमदनगर के किला में आज भी वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनके वहाँ रहने का समय है 10/6/42 से 26/3/45 तक, यानी करीबन 3 साल वो वहाँ रहे। आप देख सकते हैं इसमें। और उसी अहमदनगर के किले में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका अनुवाद भारत की खोज के नाम से किया गया है और आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आज हम उसका एक पाठ, जो पहला पाठ है भारत की खोज, उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका सारांश जानेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 में उन्होंने लिखा इसको, इस अध्याय को जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। अब मैं आपको बता दूं कि शुक्ल पक्ष यानी जब उजाला होता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब अंधेरी रात होती है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफ़ेद, उजाला। तो दूज का चांद यानी चांद काफ़ी निकल गया था और काफ़ी उजाला, जैसे पूरा चांद होता है उससे थोड़ा सा पहले का देखिए, पूर्णिमा के चांद से पहले का समय, जिसे दूज का चांद यहाँ लेखक कह रहा है। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाया जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। और इस प्रकार से कारावास यानी जेल में रहने का उनका एक महीने का समय जो है वह बीत चुका है। और कहते कि मेरे बीत चुका है और चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। वो लेखक चांद को ही बंदी जीवन का सफ़र मानते, उसका सहयोगी मानते हैं। यहाँ कहते हैं कि चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर, सहचर यानी सह मतलब साथ में, चर मतलब चलने वाला। तो वो चांद को अपना स्थायी सहचर मानते हैं क्योंकि वही उनके साथ चलता है। और जब जब पूर्णिमा आती है तो एक 30 दिन का माह, 30 दिन का निकल जाता है और एक 30 दिन निकल जाते हैं और 1 महीना पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण लेखक उसे अपना सहचर, क्योंकि रोज़ चांद निकलता है, रोज़ वो चांद को देखते हैं, तो इसलिए वो उसे अपना सहचर मानते हैं। और कहीं न कहीं वो उनको याद दिलाता है कि आपका 1 महीने का सफ़र जो है वह निकल चुका है। यह अहमदनगर का किला आप देख सकते हैं। यहाँ बाहर ये बहुत भीड़ भी आप देख सकते हैं। उस समय स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो थे वो काफ़ी हद तक यहाँ हंगामा कर रहे थे। उस समय का सीन है यह। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले पुनः यात्रा की थी। तो उस समय का यह सीन है। उनके साथ जब गए थे लोग 1953 में, देश के आज़ाद होने के बाद और उनके प्रधानमंत्री के बनने के 2 साल बाद। आप यहाँ देखिए, ये अहमदनगर के किले की भित्ति पट्ट हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पर। रूम नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ कब से कब तक रहे थे, 1942 से 1945 तक, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं यहाँ पर। अहमदनगर किले का कक्ष, जहाँ 1942 से 45 तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, अतीत का भार, इसी में अगला अंश है। कहते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं मैंने बागवानी करना शुरू किया। तो बागवानी आप समझते हैं किसे कहते हैं? बागवानी यानी बाग बगीचे की देखभाल करना। तो रोज़ वो बाग बगीचे की देखभाल करते थे और फूलों की क्यारियों में तपती धूप में मिट्टी की गुड़ाई करना, खाद लगाना इत्यादि, ये उनका रोज़ का काम था। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई।
चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियाँ देखी हैं। दुर्लभ संधियाँ यानी बुरी संधियाँ, जो बुरे विचारों को धारित करके संधि की जाती है। जब कोई दो लड़ने वाले, मान लीजिए कि दो राजा हैं और एक जीतता है, एक हार जाता है, तो उनमें संधि होती है किसी न किसी बात को लेकर के कि कल आगे से हम युद्ध नहीं करेंगे या तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब उनका समझौता होता है तो इसे संधि का नाम दिया जाता है, और जिस स्थान पर वह संधि होती है उसी स्थान के नाम पर अक्सर उस संधि का नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ दुर्लभ संधियाँ कहा है। दुर्लभ यानी बुरे विचारों से परिपूर्ण। जब कोई संधि ऐसी हो जो बुरे विचारों से प्रभावित होकर के की जाए तो उसे दुर्लभ संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ इतिहास का बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आ जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की साहस की कहानी की। चांद बीबी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो चांद बीबी जो हैं वो अहमदनगर के किले की रक्षा करने वाली महिला हैं, जो कि वहाँ की रानी हैं और अकबर की सेना से लड़ती हैं और अपने उस किले की रक्षा करने का प्रयास करती हैं। जबकि अकबर की जो शाही सेना वो बहुत ही बड़ी सेना थी, उसके बावजूद भी अपने हाथ में तलवार लेकर के उन्होंने अपने किले की रक्षा करने का प्रयास किया। तो चांद बीबी का इसमें अंत में उनकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। अब हर जगह आपको पता है, इतिहास में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो कुछ अपने ही लोग धोखेबाज होते हैं जिनकी वजह से हम अक्सर हार जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि चांद बीबी का ही कोई उनके राज्य का ही कोई व्यक्ति जिसने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वह अकबर की शाही सेना से मिला हुआ था। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। अब देखिए, खुदाई अक्सर क्या होता है कि जब कोई प्राचीन महल होता है, इमारतें होती हैं, इमारत यानी भवन जब होते हैं तो अक्सर बहुत पुराने समय के होने के नाते इन पर धूल जम जाती है, झाड़ झंखाड़ उग जाते हैं, कई बार रेत से दब भी जाते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी रेत में दबी हुई थी। तो बाद में इनको साफ़ सफाई करके इनकी खोज की जाती है। पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो इनकी खोज करते हैं और फिर इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो कहते हैं कि बहुत खुदाई करने के बाद गुंबद, इमारतें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, और यही वजह है कि जहाँ वो गुंबद वगैरह जो मिल रहे थे, जो खुदाई के कारण, जब अधिकारियों से उनको परमिशन नहीं मिली, आदेश नहीं पारित हुए, तो उन्होंने वो बंद कर दिया और कलम उठा ली, तभी उन्होंने लिखा। आपको मैं बता दूं कि भारत की खोज उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी किले में लिखी थी अपनी सज़ा के दौरान। पर जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। यहाँ लेखक कहता है कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाऊँगा मैं लिखता रहूँगा, लेकिन उसके बारे में तभी लिखूँगा जब मैं पूरी जानकारी हासिल कर लूँगा। और कहते हैं मैं कोई पैगंबर की भूमिका नहीं अख्तियार करूँगा। पैगंबर यानी जो ईश्वर का दूत होता है, तो कहते हैं मैं कोई वो अख्तियार नहीं करूँगा कि मैं भविष्य बता सकूँ। तो मैं भविष्य नहीं बताने वाला। कहते हैं कि बचा रहता है अतीत। अतीत हमेशा बचा रहता है, जो बीत चुका है। अतीत माने जो माने नहीं, तीत माने है, जो अब नहीं है उसे हम अतीत कहते हैं। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें साधारण हिंदी में, साधारण भाषा में ही लिखा गया है। कहते हैं कि मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का, गेटे एक इतिहासकार है यूरोपियन
यूरोपीय देश का इतिहासकार है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में आपको इतिहास ही जानकारी देता है। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिलती है और आप अतीत के बोझ से बच। कई बार ऐसा होता है कि आप इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते या आपको जानकारी नहीं है, तो आप बहुत सारे भावनाएं विचार अपने मन में रखे रहते हैं और एक बोझ की तरह आपके ऊपर लगता है। तो इसलिए लेखक कहता है कि इतिहास जो है हमें अतीत के बोझ से बाहर निकालता है, एक सीमा तक हम बाहर हो जाते हैं। अगला है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत यानी प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। ये इसलिए कहा है लेखक ने क्योंकि भारत और चीन की सभ्यताएं सबसे प्राचीन हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले जो है मिस्र की सभ्यता को सबसे प्राचीन माना जाता था, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन 1922 में जब वहाँ रेलवे लाइन बिछाते समय हुआ, तो तब पूरे विश्व में यह सूचना गई कि भारत की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन है। उससे पहले तक क्योंकि इसकी खोज ही नहीं हो पाई थी, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था। तो यही वजह है कि यहाँ लेखक कह रहा है कि भारत और चीन की सभ्यताएं जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है। आखिर मेरी विरासत क्या है? विरासत होती है कि जब हमारे पूर्वजों से जो हमें मिलता है, चाहे भवन हो, पैसे हो, धन संपत्ति हो, जर जमीन हो, जायदाद, कुछ भी, तो कहता है कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? यानी दसियों हजार साल से ज़्यादा हो चुके हैं मानवता ने जो हासिल किया, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ? उत्तराधिकारी यानी जो अपने पूर्वजों के द्वारा प्रदान गई चीज़ों को भोगता है, उनका उपभोग करता है और आगे का जीवन जीता है। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुख का, यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। वो विभिन्न तरीके की बात करता है। कहता है कि क्या मेरे पास क्या विरासत है? मैं विजयों का उल्लास मनाऊं या जो पराजय हमने झेली हैं इतने वर्षों में उनका दुख सहूं, या मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का, जो मानवों ने बहुत हैरत अंगेज कार्य किए हैं, चाहे वो एवरेस्ट पर चढ़ना हो या मिसाइलों का आविष्कार हो या टेलीविज़न, रेडियो, दुनिया भर के जो आविष्कार हैं जो आज हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। कहता कि मैं किस चीज़ का उत्तराधिकारी हूँ? तो वो अपने आप में असमंजस में है थोड़ा सा। और कहता कि और जो हमें लेकिन ये भी कहता कि यही सारी चीज़ हमें आकर्षित भी करती है, अपनी ओर खींचती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ। और साथ ही वो ये कह भी देता है कि मैं इन सब चीज़ों का वारिस हूँ, क्योंकि हमें जहाँ सुख को ग्रहण करना, हमें दुख को भी हम नकार नहीं सकते, अपनी गलतियों को भी नकार नहीं सकते। इतिहास हमें यही सिखाता है। आगे कहता है कि भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। क्या है कि इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है। इन्हीं सारी विशेषताओं से, जीत से, हार से, बहुत सारी कठिनाइयों को सहने से, ये सारी चीज़ें हमारे रक्त में, हमारे मांस में, हमारे अस्थियों यानी हड्डियों में समा चुकी हैं चीज़ें, और इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। भावी यानी भविष्य वाला रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर हमें लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। तो इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। कहना चाहता है लेखक कि जो विषय है उसकी बड़ी कठिनाई, क्योंकि इतिहास लिखना आसान नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो सिक्के हों, चाहे भवन हों, चाहे
मूर्तियाँ हों, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्राचीन समय की होती हैं, उन सब का अध्ययन करने के पश्चात ही इतिहास लिखा जाता है। उनके तिथियों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित किया जाता है, तब कहीं जाकर के इतिहास लिख पाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा डरे हुए हैं, भयभीत हैं, लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं कि मैं लिखूंगा, और कहते हैं मैं शायद इसको सतही तौर पर स्पर्श ही कर पाऊँ, यानी वो इतिहास को केवल छू पाएंगे, उनका ऐसा मानना, क्योंकि वो कोई इतिहासकार नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं पढ़ करके कि बहुत ही बेजोड़ इतिहास उन्होंने लिखा है। जो पुस्तक है भारत की खोज, बहुत ही बेजोड़ पुस्तक है और इसका कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा अहमदनगर के किला का सारांश। तो आपने पढ़ा अहमदनगर के किला का सारांश, यानी अहमदनगर किला भाग 1 यह समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे अहमदनगर के किला से संबंधित प्रश्नोत्तर। इन्हीं शब्दों के साथ घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।